नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षाओं में हमने उसमें संकलित कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को पढ़ा। आज हम मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त का एक संक्षिप्त सा परिचय पढ़ना चाहेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीरगांव में 1886 में हुआ था। इनका व्यक्तित्व सहज, शील, संपन्न, उदार रहा है। यह हसमुख, मृदुभाषी एवं व्यवहारिक थे। श्री राम इनके आराध्य थे। द्विवेदी युगीन कवियों में गुप्त जी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारिक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मर्यादावादी, आदर्श प्रिय, स्नेहिक, प्रोत्साहन एवं उपदेशों के कारण इन्होंने राष्ट्रीय चेतनावादी काव्य की रचना की। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। इनकी मौलिक एवं अनुदित काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुआ, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, यशोधरा 1922 में, पंचवटी 1925 में, झंकार 1929 में, शाकित 1931 में, सिद्धराज 1936 में, द्वापर 1936 में, नहुष 1940 में, जय भारत 1952 में, विष्णुप्रिया 1957 में, विरहिणी ब्रजांगना 1915 में, प्लासी का युद्ध 1920 में, मेघनाद वध 1927 में, उमर खय्याम की रुबैयाँ 1931 तथा व्रतशंहार। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवियों में अग्रगण्य हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में इनका योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। अपनी प्रबंधात्मक रचनाओं में इन्होंने भारतीय इतिहास तथा संस्कृति का गान किया है। ये हिंदी के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता के विकास के कई युगों को समान भाव से जिया है। साहित्य सृजन के व्यापार में बराबर संलग्न रहे हैं, किंतु बदलते युगों का जीवन मूल्यों का प्रभाव इन पर नहीं के बराबर पड़ा है। कवि रूप में इन्हें इनके जीवन काल में पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ है। मंगला प्रसाद पारितोषिक जैसा साहित्यिक पुरस्कार तथा पद्म भूषण की उपाधि जैसा राष्ट्रीय सम्मान इन्हें मिल चुका है। हिंदी के किसी भी साहित्यिक परिवार के बीच इन्हें दद्दा कहकर संबोधित किया जाता है। मतलब मैथिली शरण गुप्त को लोग दद्दा नाम से संबोधित करते हैं। इन्होंने श्री राम का गुणगान किया है। राम के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा रही है। राम
और हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा संपन्न होने के बावजूद गुप्त जी सच्चे अर्थों में उदार मानवतावादी व्यक्ति हैं। धार्मिक संकीर्णता इन्हें छू तक नहीं गई। इन्होंने अपनी रचनाओं में बौद्ध, सिख तथा मुस्लिम धर्म गाथाओं को भी विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया है, यथा सभी धर्मों के प्रति उदार आदर भाव और श्रद्धा व्यक्त की है। इस दृष्टि से इनके यशोधरा, गुरुकुल तथा करबला नामक कृतियाँ उल्लेख्य हैं, जिसमें क्रमशः बौद्ध, सिख तथा मुस्लिम धर्म की कुछ झांकियाँ प्रस्तुत की गई। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गुप्त जी गांधीवादी एवं राष्ट्रवादी हैं। इनके हृदय में देश और जाति के प्रति अपरिमित सम्मान भावना नहीं थी। अछूतों, अबलाओं तथा दलित वर्ग के उद्धार के लिए इनमें दृढ़ एवं उदार संकल्प हैं। इनकी अनेक कृतियों में इनके राष्ट्रीय और सामाजिक विचारों की यथोचित अभिव्यक्ति हुई। देश प्रेम के संदर्भ में मातृभूमि विषय की इनकी कल्पना द्रष्टव्य है। वे कहते हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। नदियाँ प्रेम प्रभा फूल तारे मंडन हैं, बंदी झनखग वृंद से सफन सिंहासन हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की है। मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त जी की मूल और अनुवादित लगभग 50 पुस्तकें हैं। उनके अनुवाद देखें जो प्रसिद्ध हैं वो विरहिणी ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और उमर खय्याम की रुबाइयाँ हैं। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतनावादी रहा, जो आरंभ से अंत तक कहीं खंडित नहीं हो। भारतीय पौराणिक काल एवं प्राचीन भारत के इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं, चरित्रों को लेकर गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों एवं 19 खंड काव्यों की रचना की। आधुनिक युग में लुप्त प्राय प्रबंध काव्य परंपरा का उद्धार गुप्त जी ने ही किया। बदलते युग मूल्यों का गुप्त जी के काव्य पर कोई प्रभाव न पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय चेतनावादी काव्य की रचना करते रहे। भक्ति काल के बाद इन्होंने राम भक्ति की पुनर्स्थापना की, अपितु रामचरितमानस के पश्चात साकेत जैसी प्रबंध कृति भी हिंदी काव्य को भेंट की। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का सच्चे मायने में गुणगान गुप्त जी ने किया है। साकेत पंचवटी में श्री राम की भक्ति भावना के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक मूल्यों की स्थापना की गई। साकेत में राम काव्य की अपेक्षित पात्र उर्मिला का विरह वर्णन अद्वितीय बन पड़ा है। हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान गुप्त जी बौद्ध, सिख एवं मुस्लिम धर्मों के प्रति भी उदार रहे हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। जयद्रथ वध, द्वापर और जय भारत नामक रचनाओं में महाभारत कालीन इतिहास की झलक हमें देखने को मिलती है। मैथिली शरण गुप्त ने 3 गीति नाट्य भी लिखे हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास एवं अनग। इन प्रगीत मुक्तक नाट्यों में गुप्त जी की लेखनी प्रबंध कल्पना की अपेक्षा कम ही निपुण कर सकी। गांधी जी का प्रभाव इनकी राष्ट्रीय चेतना की कविता के ऊपर रहा है। मूल रूप से हम देखें तो गुप्त जी के काव्य की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि सामाजिक चेतना एवं मानववाद उनके काव्य में देखने को मिलता है, धार्मिक चेतना उनके काव्य में मिलती है, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति सौंदर्य, नीति एवं आदर्शवाद तो उनके काव्यों में हमें देखने को प्राप्त होता है। हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं वो इनकी रचना चित्रकूट में राज्यसभा है। साकेत का एक अंश है ये,
साकेत मैथिली शरण गुप्त की ख्याति को राम भक्ति भावना के साथ फैलाने वाली प्रबंधात्मक रचना है। राम कथा के आधार बनाकर लिखा गया ये महाकाव्य राम काव्य के अपेक्षित पात्र उर्मिला के चरित्र की उज्ज्वलता को हमारे सामने रखता है। इसके 8वें सर्ग में चित्रकूट में राजसभा का आयोजन होता है, जहां वनवासी श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता और अयोध्यावासी भरत के कई, सुमित्रा, कौशल्या, विश्वामित्र, राजा के मंत्री तथा श्रेष्ठ जन एक साथ बैठकर विविध समस्याओं का समाधान करते हैं। कैकेयी अपना पश्चाताप करते हुए वापस राम को मनाने के लिए जाती हैं और वहाँ चित्रकूट में एक राजसभा जुटती हैं और उस राजसभा में कैकेयी का पश्चाताप दिखाया जाता है। भरत की आत्मग्लानि वहाँ है, राम की शीलता एवं वचन प्रतिबद्धता वहाँ में देखने को मिलती है। सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाएं वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो एक अनूठा काव्य राम भक्ति काव्य परंपरा का साकेत के अंदर आया है और ख़ास तौर से चित्रकूट की राजसभा। हम जब चित्रकूट की राजसभा पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा वर्णन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का एक संक्षिप्त सा परिचय मैंने आपको दिया है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।